नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 18। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। बहुत पुरानी बात है। एक नवाब साहब थे, उनका एक शहजादा था। तुम लोग बात कर रहे थे पंचायत अदालत की, उसी पर मुझे यह किस्सा याद आया। अच्छा किया जो छोटे पहलवान ने सरपंच को वहीं ललकार दिया। पंचायत अदालत का यह न्याय छोटे लाल जैसे आदमियों के लिए नहीं है, वे बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पहलवान, हमारी कॉलेज कमेटी के मेंबर। वहां का न्याय तो देहाती होशों के लिए है, कोडिल्ला छाप न्याय। कोडिल्ला जानते हो? बंजर में उगाता है। गर्मियों में देखा होगा तुमने, सफेद सफेद फूल होते हैं। पर तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। तो ये पंचायत अदालतें जो हैं, सब वही कोडिल्ला छाप न्याय करती हैं। और यह सरपंच सबको ऐसे ही अंड बंड बातें बक देता है। इस बार आ गया छोटे पहलवान की लपेट में, उसी में बेटा ढेर हो गए। शेर को सवा शेर मिल गया। कुशहर प्रसाद को मैंने पहले ही समझाया था कि पंचायत अदालत में मत जाओ, पर नहीं माने। अब बात समझ में आ गई। जब सरपंच ने चार कच्ची पक्की सुनाई तब दुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी से वहीं सुलह कर ली। ठीक भी है, बाप बेटे में लड़ाई कैसी। तो उनका एक शहजादा था, नवाब साहब का। हाँ हाँ, वही किस्सा सुना रहा हूं। एक बार वह बेचारा बीमार पड़ गया। बुखार था पर ठीक ना होता था। महीनों चला, बड़ी बड़ी कीमती दवाएं दी गई। सभी वेद हकीम डॉक्टर परेशान। करोड़ों रुपया नाली के रास्ते बह गया, पर शहजादा वैसे का वैसा। नवाब साहब सिर पीटने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कराया कि कोई आधी रियासत ले ले, शहजादी से शादी कर ले, पर किसी तरह शहजादे को चंगा कर दे। तब बड़ी बड़ी दूर से हकीम लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कोशिशें की, पर शहजादे ने आंख न खोली। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए, शहजादे को देखकर बोले, जहां पनाह, आधी रियासत और शहजादी देने से काम न चलेगा। मुझे इस ऐशो आराम की जरूरत भी नहीं। मेरी तो बस एक दरखास्त मान ली जाए, फिर शहजादे को चंगा कर देने का जिम्मा हमारा। दरखास्त पेश करने के लिए तखलिया चाहिए। जब सब दरबारी भगा दिए गए तो हकीम ने कहा कि बंडा परवर, अब बेगम साहिबा मेरे सामने आकर बात करें और उनसे जो पूछा जाए उसका वे सही सही जवाब दें। नवाब साहब भी वहां से हट गए। बेगम साहिबा हकीम के सामने पेश की गई। हकीम ने उन्हें कड़ी निगाह से देखा और कहा, देखिए बेगम साहिबा, अगर शहजादे के जान प्यारी हो तो साफ साफ बताइए, यह शहजादा किसका लड़का है, किसके नुत्फे से पैदा हुआ है। बेगम साहिबा जो है आंसू बहाने लगी। बोली, आप किसी से कहिएगा नहीं, पर असलियत यही है कि शहजादा महल में काम करने वाले एक भिश्ती का लड़का है। मुआ ताजा ताजा देहात से आया था और मालूम नहीं कि कैसे क्या हुआ कि इतना सुनते ही हकीम ने कहा, शुक्रिया, अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसने चुटकी बजाई और इत्मीनान से कहा, बात की बात में मैं अब शहजादे को सेहत पहुंचाता हूं। इसके बाद हकीम ने जितनी दवाएं थीं वो सब फेंकवा दी। एक से एक कीमती चीजें, हीरा मोती सोने चांदी के लटके, तरह तरह के नायाब अर्क, सब नावदान के रास्ते निकाल दिए गए। उसके बाद हकीम ने शहजादे की आंखों पर पानी का छींटा मारा और कहा, अबे उठ उठ भिष्टी की औलाद, उठ। बस चौंक कर शहजादे ने आंखें खोल दी। उसके बाद हकीम ने मैदान में जाकर कोडिल्ला के कुछ पौधे उखाड़े और उन्हें पानी में पीसकर शहजादे को पिला दिया। 3 दिन तक इसी तरह कोडिल्ला पीकर शहजादा चंगा हो गया। प्रिंसिपल
यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। मुख्य श्रोता थे रंगनाथ। मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भांग। उन्होंने कहा, तो रंगनाथ बाबू, इसको कहते हैं कोडिल्ला छाप इंसाफ। देहातियों का ऐसा ही समझा जाता है। ओछी नस्ल के आदमी, उन्हें और क्या चाहिए? चले जाओ पंचायत अदालत में और कोडिल्ला छाप इंसाफ लेकर लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, रईस वईस हाकिम हुक्काम ऊंची नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले, अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलने वाले जज। तो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं। जैसी चाहे वैसी अदालत मौजूद है। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं। सबसे ऊंची नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट। किसी ने आंखें तरेर कर देख लिया तो उसी बात पर सीधे दिल्ली जाकर एक रीट ठोक दी। कोडिल्ला छाप वाला ओछी नस्ल का आदमी वहां एक बार फंस जाए तो समझ लो बैठकर उठ न पाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शौकीनी सबके बूते की बात है। एक एक वकील करने में 100 रंडी पालने का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कोडिल्ला छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ है। न हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चढ़ा भरपूर। एक खुराक ले लो, बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतरे और बोले, जैस पशु तैस बंधना। गांव के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था जो धीरे धीरे ऊसर बनता जा रहा था। अब उसमें घास तक न उगती थी। उसे देखते ही लगता था आचार्य विनोबा भावे को दान के रूप में देने के लिए यह आदर्श जमीन है। और यही हुआ भी था। 2 साल पहले इस मैदान को भूदान आंदोलन में दिया गया था। वहां से वह दान के रूप में गांव सभा को वापस मिला। फिर गांव सभा ने इसे दान के रूप में प्रधान को दिया। प्रधान ने दान के रूप में इसे पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया और उसके बचे कुचे हिस्से को सीधे क्रय विक्रय के सिद्धांत पर कुछ गरीबों और भूमिहीनों को दे दिया। बाद में पता चला कि जो हिस्सा इस तरह गरीबों और भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में शामिल न था, बल्कि किसी किसान की जमीन में पड़ता था। अतः उसे लेकर मुकदमेबाजी हुई, जो अब भी हो रही थी और आशा थी कि अभी होती रहेगी। जो भी हो, भूदान यज्ञ का धुआं इस पूरे मैदान में छाया हुआ था। मैदान में खेत बन गए थे, जिसका सबूत यह था कि कदम कदम पर मेड़ बांधी गई थी और उन पर बबूल की डालें रख दी गई थी। पानी, खाद, बीज आदि चीजों के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे इस जमीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही थी और सिर्फ गणित के सहारे यह साबित हो चुका था कि गांव सभा में पिछले साल और सालों की अपेक्षा ज्यादा अन्न पैदा हुआ है। गांव के जानवर उस मैदान को अपनी पुरानी चारागाह समझकर अब भी कभी कभी उधर से निकल जाते थे, पर उनकी इस हरकत के बाद किसानों में गाली गलौज, मारपीट, कांजी हाउस, थाना, अदालत आदि की शुरुआत हो जाती थी। इसलिए धीरे धीरे जानवरों का उस दिशा में प्रवेश निषेध होने लगा था। मैदान में अब प्रायः सन्नाटा छाया रहता था और अगर आदमी आशावादी हो तो उसे वहां जाते ही लगता था कि इस सन्नाटे में तरक्की का बिगुल बजने ही वाला है। मैदान के एक कोने पर वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की कुछ योजनाएं भी चालू की गई थी। वे चली या नहीं, यह बहस की बात है। देखने में इतना जरूर आता था कि वहां नालियां खुदी पड़ी हैं और यह सुनने में आता था कि उनमें बबूल के बीज बोए गए हैं। यह भी सुनने में आता था कि गंजहे अगर गंजहे न होते और पड़ोस के गांव वालों की तरह उद्यमी होते तो वहां भी ऊसर में बबूल का जंगल लहरा रहा होता। पर नालियों में बबूल उगे ही नहीं, जो कि मिट्टी की खराबी के कारण हुआ। और पूरी योजना से शिवपालगंज को इतना ही फायदा हुआ कि वे नालियां लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल होने लगी और इस तरह जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी वह अब घर की हो गई। इस मैदान के दूसरे कोने पर एक बरगद का पेड़ था जो पूरी वीरानगी पर बलात्कार जैसा कर रहा था। उसी के पास एक कुआं था जिसकी जगत पर रंगनाथ अकेला बैठा था। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है।
कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ फैथ नाम की एक दूसरी बीमारी भी बारीकी से ढूंढ निकालते हैं। यह बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आमतौर से उन्हीं को सताती है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं, क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीना एक नामुमकिन बात है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव और निराशावाद के हल्ले में लंबे लंबे वक्तव्य देता है, जोर जोर से बहस करता है, बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है, और अंत में इस बीमारी का अंत कॉफी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलों में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में होता है। जिस दिन से रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा था, उसे अपने में इस बीमारी का शुभा होने लगा था। वैद्य जी को देखते ही अचानक उसे वह दृश्य याद आ जाता जब प्रिंसिपल साहब चुनाव के बाद बर्छी से बिंधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए जय जयकार करते कॉलेज से बाहर निकले थे। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि वैद्य जी के साथ रहते हुए वह डकैतों के किसी गिरोह का सदस्य हो गया है। जब प्रिंसिपल साहब उसके आगे खीसे निपोर कर कोई रोचक किस्सा बयान करते, और उनके पास ऐसे किस्सों की कमी नहीं थी, तो उस समय उसे बराबर अनुभव होता रहता कि यह आदमी किसी भी क्षण झपट कर किसी का भी गला दबोच सकता था। शहर होता तो वह किसी कॉफी हाउस में बैठकर दोस्तों के सामने इस चुनाव पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता, उन्हें बताता कि किस तरह तमंचे के जोर से छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की मैनेजरी हासिल की गई है, और मेज पर हाथ पटक कर कहता कि जिस मुल्क में इन छोटे छोटे ओहदों के लिए ऐसा किया जाता है, वहां बड़े बड़े ओहदों के लिए क्या नहीं किया जाता होगा। यह सब कहकर उपसंहार में अंग्रेजी के 4 गलत सही जुमले बोलकर वह कॉफी का प्याला खाली कर देता और चैन से महसूस करता कि वह एक बुद्धिजीवी है, और प्रजातंत्र के हक में एक बेलौस व्याख्यान देकर और 4 निकम्मे आदमियों के आगे अपने दिल का गुबार निकालकर उसने क्राइसिस ऑफ फैथ को दबा दिया है। पर यहाँ शहर न था, बल्कि देहात था, जहां बकौल रुपन बाबू अपने सगे बाप का भी भरोसा नहीं, और जहां बकौल सनीचर कोई कटी उंगली पर भी मूतने वाला नहीं है। इसलिए रंगनाथ यहाँ अपनी बीमारी को दबा नहीं सका। उसके दिमाग में यह बात दिन ब दिन पक्की होती गई कि वह डकैतों के किसी गिरोह में आ गया है। उन डकैतों ने कॉलेज पर छापा मारकर उसे लूट लिया है, और अब वे किसी दूसरी जगह छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तबीयत अब वैद्य जी को गाली देने के लिए कुलबुलाती रहती, और उससे भी ज्यादा किसी ऐसे आदमी की तलाश में कुलबुलाती जिसके सामने उन्हें विश्वास पूर्वक गाली दी जा सके। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? खन्ना मास्टर लबाड़िया है। अगर उसके सामने कोई बात कह दी गई तो दूसरे दिन वह सारे गांव में फैल जाएगी, और सभी कहने लगेंगे कि वैद्य जी का भांजा अपने मामा को ही गालियां देता है। और देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोगों की यही तमीज है। मालवी मास्टर से इस विषय पर बात की जा सकती है, पर वह गुटबंद होते हुए भी सीधा आदमी है, और उसके सामने कोई भी बात करने में मजा नहीं आता। फिर कौन? रुपन बाबू। रंगनाथ को रुपन बाबू पर कुछ भरोसा था, क्योंकि कभी कभी वे प्रिंसिपल को गालियां देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करते थे। उन्हें यह शिकायत थी कि वह पढ़ने लिखने में जाहिल है, पर दुनियादारी में बड़ा उस्ताद है, पक्का तिकड़मी है। उसने पिताजी को फंसाकर इस हालत में डाल दिया है कि वह हर काम अपनी इच्छा से करता है, पर पिताजी समझते हैं कि वह काम उनकी अपनी इच्छा से हुआ है। उसने खन्ना मास्टर के साथ काफी ज्यादती की है। खन्ना मास्टर लाख बेवकूफ हों, फिर भी उन पर इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि पिताजी की मदद से एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को मार दे। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुएं की जगत पर बैठे हुए रंगनाथ ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, क्योंकि बहुत दिन बाद आज पहली बार उसकी बीमारी उसे तंग नहीं कर रही थी। हुआ यह था कि हिम्मत करके उसने आज रुपन बाबू के सामने अपना आत्म संकट खोल कर रख दिया था। उसने साफ साफ कहा था कि मामा को ऐसा न करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ? चारों तरफ उनकी बदनामी तो हो ही गई। रुपन बाबू ने अपनी डंडा मार शैली में जवाब दिया था, अरे देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में है उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित करना चाहिए। यह न चित कर पाएंगे तो खुद चित हो जाएंगे, और फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे।
और कोई टके को भी ना पूछेगा फिर। पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की जरूरत तो है। प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुटबंदी की खिचखिच लगाए रहता है। खन्ना मास्टर भी उल्लू के पट्टे हैं, पर वे हरामी नहीं है। यह साला उन्हें बहुत दबा चुका है और अब खन्ना मास्टर को उबरना चाहिए। मैंने पिताजी से भी बात की थी, पर वे प्रिंसिपल को नहीं उखाड़ना चाहते। मैंने सोचा है कि कुछ दिनों तक हम पिताजी से कुछ ना बोलें, सिर्फ धीरे से खन्ना मास्टर को उछाल दें। उससे प्रिंसिपल चित्त हो जाएगा। वह साला बहुत फूल गया है, उसका फूटना जरूरी है। एक बार जब चित्त हो जाएगा तो पिताजी भी देख लेंगे कि वह कितना उस्ताद था। रंगनाथ ने इत्मीनान की सांस इसीलिए ली थी। इतना तो निश्चित हो गया था कि वह अब रुपन बाबू के सामने इस विषय पर बात कर सकता है। यह भी साफ हो गया था कि रुपन बाबू के साथ वह खन्ना मास्टर से हमदर्दी दिखा सकता है, गिरे हुए को उबार सकता है, फूले हुए को फोड़ सकता है और संक्षेप में अन्याय के मुकाबले सीधा न सही दुबक कर ही खड़ा होकर वह पहले जैसी सेहत हासिल कर सकता है। उससे लगभग एक फर्लांग की दूरी पर रुपन बाबू एक पेड़ के सहारे काफी देर से बैठे हुए अपने पेट की अंदरूनी सफाई कर रहे थे। अपनी इसी निजी समस्या को सार्वजनिक ढंग से निपटाकर जब वे उठ खड़े हुए तो रंगनाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रुपन बाबू जब उसकी तरफ नहीं आए तो वही उनकी ओर चल दिया। प्रधान बनने के लिए पहले जरूरी था कि सनीचर जनता को बता दे कि देखो भैया, मैं भी किसी से कम तिकड़मी नहीं हूं और भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से कहीं इनकार न कर बैठना है। वह गांव में कोई ऊंचा काम करके दिखाना चाहता था। उसने रंगनाथ से सुना था कि चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं ना कहीं का रुपया किसी न किसी तरकीब से ठेलों पर लाद कर ले जाते हैं और जनहित के नाम पर उसे नाली में फेंक देते हैं। सनीचर ने भी बिना वैद्य जी से सलाह लिए कुछ इसी तरह का करिश्मा दिखाना चाहा। इस काम के लिए उसने कालिका प्रसाद नामक गंजे को अपना साथी चुना। कालिका प्रसाद का पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था। वे सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीते थे। इस पेशे में उनके 3 सहायक थे, क्षेत्रीय एमएलए, खद्दर की पोशाक और उनका यह वाक्य, है, अभी तो वसूली की बात ही ना कीजिए, आपको कार्यवाही रोकने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऊपर भी दरखास्त लगा दी है। अपने हिसाब से वे गांव के सबसे ज्यादा आधुनिक आदमी थे, क्योंकि उनका यह पेशा बिल्कुल ही आधुनिक काल की उपज था। कालका प्रसाद प्रेमचंद के उन कथानायकों में न थे जो लगान वसूलने वाले अमीन को देखते ही घर के भीतर घुस जाते थे और बीवी से घबराहट में कहने लगते थे, दरवाजे पर सहना खड़ा है। वे उनमें से थे कि 1000 रुपए की कुर्की लिए अमीन चबूतरे के नीचे खड़ा हुआ खुशामद कर रहा है और वे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए निश्चिंत भाव से कह रहे हैं, आपको कार्यवाही रोकने में दिक्कत हो तो कहिए, ऊपर से लिखा लाऊं। उनका पूरा कर्मयोग सरकारी स्कीमों की फिलॉसफी पर टिका था। मुर्गी पालन के लिए ग्रांट मिलने का नियम बना तो उन्होंने मुर्गियां पालने का ऐलान कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि जाति पाति बिल्कुल बेकार की चीज है और हम बामन और चमार एक हैं। यह उन्होंने इसीलिए कहा कि चमड़ा कमाने की ग्रांट मिलने वाली थी। चमार देखते ही रह गए और उन्होंने चमड़ा कमाने की ग्रांट लेकर अपने चमड़े को ज्यादा चिकना बनाने में खर्च भी कर डाली। खाद के गड्ढे को पक्का करने के लिए, घर में बिना धुएं का चूल्हा लगवाने के लिए, नए ढंग का संडास बनवाने के लिए कालिका प्रसाद ने ये सब ग्रांटें ली और इनके एवज में कारगुजारी की जैसी रिपोर्ट उनसे मांगी गई वैसी रिपोर्ट उन्होंने बिना किसी हिचक के लिखकर दे दी। वही हालत सरकारी कर्जे और तकावियों की थी। उनके पास 5 बीघे खेत थे जो अकेले ही 50 तरह के कर्जों और तकावियों की जमानत संभाले हुए थे। वे हर स्कीम के भीतर तकावी की दरखास्त देते, हर एक हाकिम उनकी दरखास्तों की सिफारिश करता, हर बार उन्हें तकावी मिल जाती और हर बार वसूली के वक्त कार्रवाई रुकने की कार्रवाई हो जाती। उनका ज्ञान विशद था। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। अपने देहाती सलीके के बावजूद वे उन व्यापारियों से ज्यादा चतुर थे जो नया बजट बनने के पहले ही टैक्स के प्रस्तावों की जानकारी पा जाते हैं। जिला कार्यालय में कई बार
वे ऊपर से रुपए की स्वीकृति आने के पहले ही अपनी दरखास्त लेकर हाजिर हो चुके थे और हाकिमों को आगे आने वाली नई स्कीमों की सूचना दे चुके थे। इन्हीं कालिका प्रसाद को सनीचर ने अपना सहायक चुना था। पहले जिस मैदान का जिक्र आया है, उसका एक भाग ऐसा भी था जिसकी आहुति भूदान यज्ञ में नहीं हुई थी। वह ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और जो वैसी न थी वह ऊसर थी, और लेखपाल के कागजों में वह सारी जमीन बाग के रूप में दर्ज थी। अपने इस बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण वह जमीन पिछले कई सालों से कई प्रकार से इस्तेमाल हो रही थी। हर साल गांव में वन महोत्सव का जलसा होता था, जिसका अर्थ जंगल में पिकनिक करना नहीं बल्कि बंजर में पेड़ लगाना है। और तब कभी कभी तहसीलदार साहब और लाजमी तौर से बीडीओ साहब गाजे बाजे के साथ उस पर पेड़ लगाने जाते थे। इस जमीन को कॉलेज की संपत्ति बनाकर इंटरमीडिएट में कृषि विज्ञान की कक्षाएं खोली गई थी। इसी को अपना खेलकूद का मैदान बताकर गांव के नवयुवक युवक मंगल दल के नाम पर हर साल खेल कूद संबंधी ग्रांट ले आया करते थे। इसी जमीन को सनीचर ने अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना। प्रधान के चुनाव में अभी लगभग महीना भर था। एक दिन छोटे पहलवान ने वैद्य जी की बैठक पर कहा, सनीचर 3 दिन से कालिका प्रसाद के साथ शहर के चक्कर काट रहा था। आज खबर मिली है कि मामला चुर्रेट हो गया है। वैद्य जी तख्त पर बैठे थे। सुनते ही उत्सुकता के मारे कुलबुलाने लगे, पर उत्सुकता को जाहिर करना और छोटे से सीधे बात करना दोनों चीजें शान के खिलाफ पड़ती थी। इसलिए उन्होंने रंगनाथ से कहा, सनीचर को बुलवा लिया जाए। छोटे पहलवान ने अपनी जगह पर खड़े ही खड़े दहाड़ा, सनीचर, ओ सनीचर, सनीचर हो। शिवपालगंज में ऐसे आदमी को बुलाने की जो निगाह और हाथ की पहुंच से दूर हो, यह एक खास शैली थी। इसे प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ बेशर्म गले, मजबूत फेफड़े और बिना मिलावट के गंवरपन की जरूरत थी। इस शैली का इस्तेमाल इसी समझ पर हो सकता था कि सुनने वाला जहां कहीं भी होगा 3 बार में अपना नाम एक बार तो सुन ही लेगा, और अगर एक बार भी नहीं सुनेगा तो दोबारा पुकारने पर तो सुन ही लेगा, क्योंकि दोबारा उसका नाम इस प्रकार पुकारा जाएगा, अरे कहां मर गया रे सनीचरा, सनीचरा रे। जिस गैर रस्मी तरीके से छोटे पहलवान ने सनीचर को पुकारा था, उसी गैर रस्मी तरीके से सनीचर अपना नाम सुनते ही वैद्य जी की बैठक में आकर खड़ा हो गया। उसका अंडरवियर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर फट गया था, बदन नंगा था, पर बालों में कड़वा तेल चुचुआ रहा था और चेहरा प्रसन्न था। पता लगना मुश्किल था कि उसका मुंह ज्यादा फटा हुआ है या अंडरवियर। तात्पर्य यह है कि इस समय सनीचर को देखकर यह साबित हो जाता था कि अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। वैद्य जी ने सनीचर से पूछा, क्या समाचार लाए सनीचर? सुना शहर में तुमने बड़ी योग्यता दिखाई। सनीचर ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, मुझे बड़ी योग्यता दिखानी पड़ी। जब सब तरफ से योग्यता ही योग्यता ठेल दी, तब कहीं जाकर चूल पर चूल बैठी। बात रंगनाथ की बर्दाश्त के बाहर निकली जा रही थी। उसने पूछा, अजीब पहेली जैसी क्यों बुझा रहे हो? हुआ क्या है? सनीचर ने दांत दबाकर मुंह के अंदर हवा खींची और बोला, रंगनाथ बाबू, ये गंजों की पहेलियां हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे पल्ले न पड़ेंगी। पर यह कहने के बाद ऑल इंडिया रेडियो की खबरों में जैसे एक जुमले के ऊपर दूसरा जुमला चढ़ बैठता है, सनीचर ने पूरी घटना बिना विराम के सुना डाली। उसने कहा, गुरु महाराज, ये जिसका नाम कालिका प्रसाद है, यह भी एक ही हरामी है। सनीचर ने यह बात इस तरह कही जैसे कालिका प्रसाद को पद्मश्री की उपाधि दी जा रही हो। हाकिमों से काम निकालने के लिए आदमी की शक्ल जो है बिल्कुल इसी की जैसी होनी चाहिए है। जब जरूरत होती है तो यह बड़े बड़े लच्छन झाड़ता है, कान पूंछ फटकार कर मुंह से बारूद जैसी निकालने लगता है। एक एक सांस में 5-5, 7-7 एमएलए लोगों के नाम बोल जाता है और हाकिम बेचारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस वक्त कोई कालिका प्रसाद की लगाम को हाथ लगा दे तो जानू
और महाराज वही कालिका प्रसाद अगर किसी अकड़ू हाकिम के सामने पड़ जाए तो पहले से ही केंचुए की तरह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। क्या बतावें महाराज, आंख नीची करके ऐसा भूदानी नमस्कार करता है कि हाकिम सोचता ही रह जाए कि यह कौन है, विकास भाई की प्रकाश भाई। अकिल से इतना होशियार है पर भुग्गा जैसा बनकर खड़ा हो जाता है, और तब क्या मजाल है कि कोई इसे ताड़ ले। बड़ा से बड़ा आदमी जो है, काबिल आदमी, इसको बेवकूफ मानकर आगे निकल जाता है और तब यह पीछे से झपट कर हमला कर देता है। बताइए। और गुरु महाराज इसके तिकड़म का तो कहना ही क्या। सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर बाबू तक और बाबू से लेकर हकीम तक सभी जगह यह घुसा हुआ है। घुन है, पूरा घुन है। जिस मिसिल में कहो उसी के बीच में घुसकर बाहर निकल आवेगा। शिवपालगंज का नाम तो एकदम उजागर किए है। और गुरु महाराज योग्यता हमको भी बहुत दिखानी पड़ी, पर कालिका प्रसाद के बिना मेरे उखाड़े तक रोआ न उखड़ता है। मेरे साथ 3 दिन तक इसने भी शहर का वही चक्कर काटा कि बड़े बड़े रिक्शे वालों की दम टाए टाए फिस हो गई, पर वह उसी तरह तैयार। कहता था कि यहाँ काम नहीं बना तो वहां चलो, और वहां न बने तो फिर वहां चलो। पूरा शहर को घोट कर लुगदी जैसा बना डाला। अब गुरुजी कुछ अकिल तो हमारी भी थी, बल्कि सच पूछो तो असली अकिल हमारी ही थी है। उसके बाद जब गाड़ी लीक पर आ गई तो उसे चलाया कालिका प्रसाद ने। पर आपके दरबार में बैठते बैठते कुछ हमें भी 3-13 का इल्म हो गया है। कहावत है कि अखाड़े का लतमरुआ भी पहलवान हो जाता है। जैसे भद्री भैया के अखाड़े में छोटे पहलवान हो गए, वैसे ही कुछ विद्या हमें भी आ गई है। तो हमें पता चला कि आजकल सहकारिता का जोर है। ब्लॉक से एक एडीओ आकर बोले कि अपने खेत को अपना न कहो, सभी के खेतों को अपना कहो, और अपने खेत को सभी का खेत कहो, तभी होगी सहकारी खेती और धांस कर पैदा होगा अन्न। हमने कहा कि तरकीब चौकस है। और अगर हम प्रधान हो गए तो सब खेत सरकार को दे देंगे सहकारी खेती के लिए। एडीओ बोले कि सरकार क्या करेगी तुम्हारा खेत लेकर, खेत भी कोई कल कारखाना है, खेत तुम्हारा ही रहेगा, खेती तुम ही करोगे। जरा सा कागज का पेड़ भर देने से खेती सहकारी हो जाएगी। अब गांव में कोऑपरेटिव फार्म खुल जाएगा। सब मामलों में शिवपालगंज आगे है, इस मामले में भी सबसे आगे रहेगा। तो गुरु महाराज हमने सोचा कि शिवपालगंज चाहे आगे रहे चाहे पीछे, हमें तो गुरु महाराज का हुक्म मानना है। प्रधानी के लिए खड़े हुए तो प्रधान बनकर ही निकलना है। हमने भी एडीओ से कहा कि एडीओ साहब, शिवपालगंज को आपने समझा क्या है? हमारा पेशाब किसी के मुकाबले पतला नहीं होता। हम हर बात में आगे हैं और आगे रहेंगे। वहीं हमने एडीओ साहब से फुसलाकर पूछा कि मामला सूखा है कि तर। उसने कबूल किया। तभी गुरुजी हमें कालिका प्रसाद की याद आ गई। हमने सोचा कि बजरंग बली 100 बार कालिका प्रसाद की झोली भरते हो, एक बार इस अपने लंगूर का भी भला कर दो। यह पैसा सिर्फ कालिका प्रसाद के घर की तरफ ही क्यों भागता है बजरंग बली? एक बार उसे हमारी भी राह पर लगा दो। बस बजरंग बली का ध्यान करके और लाल लंगोटा बांधकर मैं भी कालिका प्रसाद के घर की ओर पहुंच गया। कालिका प्रसाद से मैंने कोई पॉलिसी नहीं खेली। हमने कहा कि बेटा सनीचर, खरा खेल फरक्का वादी लगाओ, तभी काम चलेगा। वहीं हम दोनों ने मिलकर ऐसी स्कीम बनाई कि ब्लॉक के एडीओ फेडियो सबकी लेनी तर। एडीओ साहब ने हमारी पीठ ठोकी और बोले कि गंजा हो तो ऐसा हो। कल ही हमने बात कही और आज ही स्कीम तैयार। गुरुजी, तो हुआ यह कि अब इस गांव में एक कोऑपरेटिव फार्म खुलेगा। ऐसा फार्म इलाके भर में नहीं है। पश्चिम की तरफ वाले ऊसर पर फार्म लहकेगा। ऊसर होने से कोई हरज नहीं। कागज पत्तर वाला काम ब्लॉक वाले संभालेंगे, और कागज पत्तर के मामले में वे तहसील थाने वालों के भी बाप हैं। कहो तो आसमान में कोऑपरेटिव बना दे, यहाँ तो धरती की ही बात है। तो शहर में जाकर हम सब फिट कराए हैं। हमने सोचा था कि जैसे पारसाल गुरु महाराज तुम कॉलेज में एक मिनिस्टर को पकड़ लाए थे, वैसे ही इस बार भी हम एक मिनिस्टर को गांठें, पर वह काम बिना तुम्हारे हाथ लगाए न होता। उधर कालिका प्रसाद बोले
कि काम बनाना हो तो मिनिस्टर से क्या मतलब, हाकिम को पटाओ। उसके बाद तो सब कालिका प्रसाद के हितम की बात थी। शहर में सब जगह घूमकर कहीं उसने बारूद उगली और कहीं बन गया भुनगा। वहां हमने देखा कि कालिका की पकड़ कितनी सच्ची है। जो कुछ है सो हाकिम है, वह ठीक ही कहता था। वहां उसने एक ऐसे हाकिम को पकड़ लिया जिसे माला पहनने और लेक्चर देने का शौक है। तो सवेरे जब तक उसके गले में 10 माला नहीं पड़ती, वह साला दातून तक नहीं करता, निन्ने मुंह बैठा रहता है। उस हाकिम को हमने पकड़ लिया। अब गुरुजी खोपड़ी पर हमने भारी काम धर लिया है। 3 दिन के बाद ही यहाँ फार्म पर सभा होगी। आगे आगे तुम्ही को चलना है। गाजा बाजा माला सामियाना फूडू सोडू इन सब के लिए तो ब्लॉक वाले हैं ही, पर हमें भी भारी सरंजाम करना पड़ेगा। है खाने के लिए मटर की घुगनी से काम चल जाएगा। हाकिम बोला कि हम किसानों में किसानों की तरह खाएंगे। हमने भी सोचा कि गुरु, हम जानते हैं चाहे जिस तरह खाओ, पर खाए बिना नहीं मानोगे। मटर जो है वो शहर से मंगानी पड़ेगी, यहाँ मटर कहाँ। सनीचर जलसे के इंतजाम की बातें करने लगा तो छोटे पहलवान ने डांट कर पूछा, अब अबे ये मटर की सटर बटर बंद करो बे, हैं असली बात बताओ, हाथ क्या लगा। सनीचर ने निस्पृह होकर लापरवाही से कहा, अब हमारे हाथ क्या लगना है पहलवान, है जो सोसाइटी बनेगी उसे फार्म का काम चालू करने के लिए 500 रुपया मिलेगा, है वही सब जगह का रेट है, जो मिलना है सोसाइटी को मिलेगा। छोटे पहलवान ठहाका मारकर हंसे, वाह बेटा मंगलदास, क्या बात निकाली है, कहां से चली और कहां गिराई। वैद्य जी खुश होकर सुन रहे थे। उन्हें देखते ही लगता था कि भविष्य उज्जवल है। उन्होंने एक पंचतंत्र नुमा कहानी सुनाकर सनीचर की तारीफ करते हुए कहा कि जब शेर का बच्चा पहली बार शिकार करने निकला तो उसने पहली छलांग में ही एक 12 सिंगा मारा। और इसी के साथ पूरा होता है भाग 18। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।